Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this video, we will discuss the remaining questions of CSS Psychology paper 2001. So without wasting further time, let's get to it. Low job satisfaction is likely to bring about high absenteeism. Either this statement is true or false. So बिल्कुल ये statement दुरुस्त है because researches हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि satisfaction जॉब सेटिस्फेक्शन और एब्सेंटिज्म के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्रोपेंक्यूटी एक्सप्लेन्स. ये प्रोपेंक्यूटी क्या है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है साइकोलॉजी की जो कहती है कि वो लोग जो एक जगह पे रह रहे होते हैं जिनके आपस में फ़िज़िकल प्रॉक्सिमिटी होती है वो लोग एक दूसरे से एफिलिएट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, और ये चीज़ एक्सप्लेन करती है ग्रुप फॉर्मेशन की को भी एक्सप्लेन करती है कि ग्रुप्स किस वजह से बनते हैं मोस्टली बिकॉज दे आर एट द सेम प्लेस. और ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है कि फ्रेंडशिप जो होती है मोस्टली लोगों की उसके पीछे भी ये रीज़न होती है कि उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होती है. अगर जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी फॉर एग्जांपल ना भी हो इन केस तो भी जो एक इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होता है. जिन लोगों के साथ हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उन लोगों के साथ हमारी एफिलिएशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप थिंक रेफर्स टू. ग्रुप थिंक के नतीजे में ग्रुप थिंक क्यों होती है या ये किस चीज़ को रेफ़र करती है? बेसिकली को इंट्रोड्यूस करवाया था इरवन जेनिस ने. उसने ये कहा था कि जो डिसीजंस ग्रुप में बनाए जाते हैं वो फॉल्टी हो जाते हैं, मोस्टली फॉल्टी हो जाते हैं. और उसकी रीज़न क्या होती है कि लोग अपनी जो मेंटल एफिशिएंसी है उसको सही से यूज़ नहीं कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर अंडर ग्रुप प्रेशर एंड दे वांट टू शो कन्फॉर्मिटी. ठीक है, वो अपनी कन्फ्लिक्टिंग जो व्यू पॉइंट्स हैं या जो अपोजिंग व्यूज़ हैं उनके वो उनको शो नहीं करते हैं. और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि अल्टरनेटिव्स कम आते हैं. जब कम अल्टरनेटिव्स होंगे तो उसके नतीजे में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी फॉल्टी होगी. ठीक है, तो इसका आंसर है डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी. ठीक है, और यहाँ पे ये कन्फॉर्मिटी से रिलेटेड किसने एक्सपेरिमेंट किया था? ही वाज सॉलोमन एश. इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब की वीडियो का एक मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप इसको. अगला क्वेश्चन है हमारे पास मेन फंक्शंस ऑफ स्टिमुलेंट्स आर. स्टिमुलेंट के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एज द नेम इम्प्लाइज कि ये हाई स्टेट ऑफ एनर्जी एंड अलर्टनेस को क्रिएट करेंगे. ठीक है, एलिवेटेड मूड, वेकफुलनेस, इंक्रीज स्पीच, मोटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, भूख कम लगेगी. जैसे अक्सर लोग जब चाय पी लेते हैं तो चाय पीने के बाद भूख खत्म हो जाती है. दैट्स बिकॉज जो चाय है वो भी एक स्टिमुलेंट है. ठीक है, अब आगे टाइप्स मैंने इसकी कुछ दी हुई हैं. इंपॉर्टेंट है ये भी कि एम्फेटामीन होता है एक स्टिमुलेंट. ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, मेथाम्फेटामीन एंड रिटालिन. ठीक है, रिटालिन का दूसरा नाम बहुत दफ़ा पूछा गया कि क्या होता है इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? मिथाइल फेनिडेट. और कोकेन और निकोटीन. ठीक है, ये मैंने इसकी जो मेजर कैटेगरीज हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई हैं स्टिमुलेंट्स की. अगर आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखना चाहें, मेथाम्फेटामीन इस तरह का होता है, ये आइस शेप में. उसके बाद कोकेन कैसी होती है? ये स्निफ करने के लिए यूज़ की जाती है और इसको स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, कोकेन को. और दिस इज़ निकोटीन, राइट. जो हमारा सिगरेट होता है दैट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ nicotine. Chromosomal anomalies can be recognized by slanting eyes and flat nose. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्रोमोसोम्स की जो इश्यूज़ हैं उनके नतीजे में हमारी जो स्लैंटिंग आइज़ का सिम्टम्स आती है और फ्लैट नोज़ की सिम्टम आती है. तो बेसिकली इट्स आंसर इज़ डाउन सिंड्रोम. उनकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी स्लैंट कर रही होती हैं, लाइक थोड़ा तिरछा उनकी एक आई का व्यू होता है और दूसरा उनकी जो नोज़ होती है वो फ्लैट होती है. और इसके अलावा जो बाकी नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, PKU मोस्टली बुक्स में पूछा हुआ है, ये कारवान वगैरह की बुक में. उसमें उन्होंने इसका ये होता है बेसिकली क्या है कि बर्थ डिफेक्ट है PKU. और कैसे होता है? जब एक एंजाइम जो कि फिनाइल एलानिन को
ब्रेक डाउन करने वाला होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करने वाला होता है, वो एंजाइम इनके अंदर क्रिएट नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है? क्योंकि वो जीन्स ही नहीं होती इनके अंदर, बाय बर्थ नहीं होती, ठीक है। और इवन अगर जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें PKU एट द एंड कैन लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एज वेल। ये लैंगडॉन सिंड्रोम क्या होता है? लैंगडॉन सिंड्रोम बेसिकली, लैंगडॉन वो बंदा था जिसने, वो फिजिशियन था जिसने डाउन सिंड्रोम को दिया था, ठीक है, ये उसका नाम है। और ये कहा जाता है कि इसको खुद भी डाउन सिंड्रोम था, इस फिजिशियन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर सच एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू डिस्टर्ब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इन द। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फ्राइड के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में होती है? ये होती है बेसिकली एनल स्टेज में, ठीक है। और एनल स्टेज में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उस स्टेज में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन एनल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑडिबल फेज कोई होती नहीं है, ऑडिबल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि फेलिक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फेलिक स्टेज क्या होती है इधर लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद पैरानॉइड स्टेज है, ये साइकोटिक पेशेंट्स के अंदर मोस्टली होती है कि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई बंदा स्कीमें बना रहा है, ठीक है। उसके बाद लिबिडो है। लिबिडो में बेसिकली फ्राइड के अकॉर्डिंग लिबिडो वो एनर्जी होती है जो इंस्टिंक्ट से आती है, और इंस्टिंक्ट्स फ्राइड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी थी? इरोज एंड थैनाटोस, ठीक है। तो इरोज एंड थैनाटोस की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वो बेसिकली क्या होती है? लिबिडो होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द पियाजे फ्रॉम 2 to 7 years of age लैंग्वेज इज डेवलप्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस स्टेज इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? 2 से 7 साल की उम्र के बच्चा जो है वो कौन सी स्टेज में होता है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। और जो ईगोसेंट्रिज्म, ये जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ओके। और ये क्या होती है? ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, ये पढ़ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, एज स्पीच लाइक बट मीनिंगलेस साउंड अपेयर बिटवीन 3 months to 1 year इज टर्म्ड एज। कि एक बच्चा जो 3 माह से लेके 1 साल का के दरमियान उसकी एज है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ मीनिंगलेस है, ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही है उसके वर्ड्स की। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कौन से स्टेज में होता है, ठीक है। या उसकी उस स्पीच को हम क्या नाम देते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? बैबलिंग, ठीक है, बैबल। और 4 स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। कौन कौन सी होती हैं ये देख लीजिएगा आप यहाँ से। सिंटैक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया। ये बेसिकली क्या होता है? जब बच्चा वर्ड्स को अरेंज करके फ्रेजेस बनाना सीख जाता है, वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एबिलिटी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनकाउंटर्स इज टेक्निकली कॉल्ड एज। कि जब ऐसी एबिलिटी हमारी, वो कौन सी इंटेलिजेंस होती है जो हमें न्यू सिचुएशंस के साथ कोप अप करना सिखाती है? लाइक वो चीज़ें हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती हैं लेकिन हम फिर भी उनके साथ डील कर लेते हैं। तो हम किसकी वजह से करते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस की वजह से करते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस में बेसिकली पता है क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है हमारी। अब जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, क्यों वो हमें अनेबल करती है कि हम ऐसी सिचुएशंस को भी सॉल्व कर लें जो कि हमने पहले से एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होती है और ये लर्निंग पे बेस नहीं कर रही होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दूसरी यहाँ पे टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा नॉलेज होता है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज होता है फैक्ट्स के से रिलेटेड, ठीक है। और जो हमारी स्किल्स होती हैं वो सारी की सारी किस में आ रही होती हैं? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ रही होती हैं। और ये बेसिकली लर्नड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो कायदे आज़म की डेट ऑफ बर्थ, दैट इज़ अ फैक्ट, और वो किसके अंदर आएगी? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट देयर आर। पूछ रहे हैं कि ट्रायर्किक थ्योरी में कितनी स्टेजेस हैं? तो कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1988 में ये कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है वो 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट कर रही होती है। कौन कौन सी होती हैं वो स्टेजेस? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 2001 का पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 2002 के पेपर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।